जय हिंद साथियों। वन रैंक वन पेंशन की जो सरकार ने तीसरी किस्त जारी किया है, यानी पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की जो तीसरी किस्त जारी किया है, उसमें भी बड़ा धोखा किया है। अब किस किस के साथ धोखा किया है और किस किस को ये जो तीसरी किस्त थी वह दी गई आखिर सरकार की, इसमें भी सबसे बड़ी चाल क्या है, पूरी जानकारी आज के वीडियो में आप देखेंगे। यदि आप अभी भी सैनिक हैं और सेना में हैं तो आपके लिए भी एक खुशखबरी वाली बात करेंगे, जो कि हम वीडियो के अंत में बताएंगे। हम सबसे पहले जो बात है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, जो आज हमारे पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं और उनकी जो मांगे हैं कि एमएसपी में जो तीसरी किस्त, दूसरी किस्त और फर्स्ट किस्त आई, वह जिस हिसाब से सरकार को देना चाहिए था वह नहीं दी गई। हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जो कि 2002 और 2001 में जो सैनिक रिटायरमेंट होके आया है, क्या उसको वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक तरफ बात करूं कि 2006 और 7 और 2015 और 16 के बीच में जो पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होकर के आए हैं, जो सैनिक रिटायरमेंट होकर के आए हैं, उनको क्या वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा मिल रहा है या वो अभी भी वन रैंक वन पेंशन से वंचित हैं आखिर। और वन रैंक वन पेंशन 3 क्या है, पूरी डिटेल में आज आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो जवान 88 में रिटायर होके आया है या 95 में रिटायर होके आया है, अभी चल रहा है 2024, यानी उसको रिटायरमेंट हुए लगभग 30 साल हो चुके हैं। ऐसे में सरकार ने जो नियम बनाया है वन रैंक वन पेंशन को लेकर के, ये नहीं बनाया है कि अगर 2024 में जो रिटायरमेंट होकर के वार आता है, क्या उसको एमएसपी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब 2001, 2002 और 2015, 2016 और अब तक जो भी सैनिक रिटायरमेंट होकर के आ रहे हैं, उनको वन रैंक वन पेंशन का कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है और ना ही सरकार ने इस पर कोई भी प्रावधान बनाया है। बात करूं कि जो 2002 या 2001 से पहले के जो सैनिक रिटायरमेंट होकर के आए हैं, उनको इसका लाभ दिया गया। अब सरकार की इसमें सबसे बड़ी चाल क्या है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें सरकार को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो 85 और 2000 के बीच में जितने भी पूर्व सैनिक रिटायरमेंट होके आए हैं, उनमें से काफ़ी सारे पूर्व सैनिक आज इस दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। हो सकता है कि उनके परिवार का कोई भी यानी जब पूर्व सैनिक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में जो उसकी पेंशन है और उसकी पत्नी को दी जाती है, ये प्रावधान है। लेकिन हो सकता है कि उसकी पत्नी भी ना हो। और जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, ये 2005 के बाद सेना में सबसे ज़्यादा उछाल पर आया था कि जो 2005 के बाद में जब सेना में काफ़ी नौकरी करना मुश्किल हो गया है, उस समय लोग प्रीमेच्योर जाना पसंद करते थे क्योंकि पढ़ी लिखी जनरेशन हो चुकी थी। तो जो जवान 85 से लेकर के 2000 के बीच के थे, ये मीडियम पढ़े लिखे थे। ऐसी बात नहीं है कि इनको नॉलेज बहुत थी, उस समय नॉलेज बहुत थी, लेकिन एजुकेशन के मामले में थोड़ा सा डिप थे। अब सरकार ने जब 2001 से पहले के जो पूर्व सैनिक रिटायरमेंट आए हैं, उन्हीं को लागू क्यों किया, क्योंकि उसमें सरकार को आर्थिक व्यवस्था यानी कम पैसा देना पड़ा। और 2005 के बाद जितने भी पूर्व सैनिक आए हैं, यानी जितने भी सैनिक रिटायरमेंट आए हैं, तो आपने देखा होगा कि एक एक बटालियन से एक साल में लगभग 200-150 जो हमारे सैनिक थे वह प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाते थे। जब ज़्यादा स्थिति में रिटायरमेंट जाएंगे तो सरकार का जो पैसा है उनको वन रैंक वन पेंशन लागू करने में ज़्यादा देना पड़ेगा। और सरकार नहीं चाहती है कि हम ज़्यादा पैसा इनको दें। सरकार ने इसलिए ये श्रेणी को देखते हुए और इसी नियम को देखते हुए और सरकार ने पूरा एनालिसिस करने के बाद में वन रैंक वन पेंशन की जो किस्त थी उसको जारी किया था। तो यहाँ पर आपने चाल को देखा होगा कि 88 और 2000 के बीच में जो सैनिक थे वह अपनी कलर सर्विस करके आते थे, चाहे वो अगर हवलदार से आ रहे हैं तो मान के चलिए 24 साल करके आएंगे, +2 करके आएंगे, और जो नायक से आ रहे हैं
वो 22 साल करके आएंगे, जो TS नायक से आ रहे हैं वह 17 साल करके आएंगे अगर इन्फेंट्री का सोल्जर है तो, अगर कोर का सोल्जर है तो वह TS के लिए 19 साल भी करा देते हैं। तो सरकार ने ये पूरा डिटेल देखा और देखने के बाद में उसने 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा कर दी। जब घोषणा कर दी, जब पहली किस्त आई तो उन्हीं सैनिकों की आई है जो 85 से लेकर के और 2000 तक के बीच में रिटायरमेंट हुए हैं। अब काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या जो बंदा आज फ्री म्यूचुअल जा रहा है उसको इसका वेलफेयर मिल रहा है, इसका फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मैं जो अपने डेटा के हिसाब से आपको बताता हूँ कि जितने भी हमारे पास अभी तक कमेंट आए हैं वह 2001, 2002, 2005, 2010, 2015, 20 तक हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो फ़ायदा है इन सैनिकों को क्यों नहीं दिया जाता। आखिर ये सैनिक भी प्रीम्यूचुअल, कोई प्रीम्यूचुअल आया, कोई कलर सर्विस करके आया है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो लोग पहले के आए हुए हैं 2000 से, उनको 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा बेनिफिट दिया जाता है और अभी भी दे रहे हैं। और उन्हीं की, जिन लोगों की 1 रैंक 1 पेंशन की पहली किस्त आई थी और उन्हीं लोगों को तीसरी किस्त भी जारी हुई है। और इसमें से भी जिनकी 2 किस्त आ ली हैं, तीसरी किस्त काफ़ी सारे उन भाइयों की नहीं आई है जिन्होंने 2 किस्त ले चुके हैं। यानी पहले 1 रैंक 1 पेंशन की 2 किस्त ले चुके थे और तीसरी किस्त उनकी अभी तक जारी नहीं हुई है, जबकि काफ़ी सारे पूर्व सैनिकों के अकाउंट में तीसरी किस्त का पैसा भी आ चुका है। अब अगर हम बात करें कि रिस्क कवर, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो सेना में 97% हमारे वार्स होते हैं और 3% हमारे जवान होते हैं, जबकि डिसेबिलिटी है 100% अफसर लेके जा रहे हैं जो जिनकी संख्या 3% है। और 3% में अगर बात करूं तो 2% ऐसे अधिकारीगण होते हैं जो कि आते ही उनकी दवाइयां शुरू हो जाती हैं और मेजर बनने से पहले वह कैटेगरी ले लेते हैं और उसमें प्रमोशन लागू है। सिर्फ उनको काउंटर इंसर्जेंसी अल्टीट्यूड एरिया लागू नहीं होता है और वह पूरा वेलफेयर भी लेते हैं। लास्ट में यदि उनको प्रमोशन नहीं मिलता है तो वह अपना रिटायरमेंट जो डिसेबिलिटी लेकर के और रिटायरमेंट ले लेते हैं। वह 100% वोट अभी भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हमारे जवानों के लिए। जबकि सबसे ज़्यादा रिस्क जवान को होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक अधिकारी 10 बजे कार्यालय में आता है तो एक जवान सुबह 4 बजे अपनी चारपाई छोड़ देता है। 4 बजे चारपाई छोड़ने के बाद में और शाम को 11 बजे तक उसको चारपाई नसीब नहीं होती है। ये मैं बात बता रहा हूँ 2004 और 5 की ये स्थिति थी। और आज की अगर बात करूँ तो सेना में कितना इंगेजमेंट बढ़ गया है। एक तो मैन पावर की कमी है, दूसरा इंगेजमेंट इतना हो गया कि एक एक जवान 4-4 और 5-5 जगह ड्यूटियाँ कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिस्क कवर होना चाहिए सैनिक को, ये मेरी धारणा है। और आपकी धारणा क्या है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। दूसरी बात अगर करूं कि सेना में हम सब इसलिए नौकरी करते हैं क्योंकि हमारे पेट का सवाल है और परिवार का सवाल है और जो जुनून होता है देश की रक्षा करने का, और इसीलिए हम सेना में आते हैं कि हम भारत देश की या भारत माता की रक्षा करेंगे, धरती की हम अपने सरहद की रक्षा करेंगे। और एक सैनिक ईमानदारी वफादारी से अपना काम भी करता है, तभी आज देश सुरक्षित है। यदि हम भी गद्दारों की तरह गद्दार हो जाएंगे या हम भी पैसे की खातिर अपने देश को भूल जाएंगे, फिर देश की जो आवाम है, देश की जनता है, देश की जो हमारी सरहदें हैं, क्या सुरक्षित रहेंगी? एक अधिकारी 10 बजे जब ऑफिस में आता है या 11 बजे ऑफिस में आता है, उसको कोई भी पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर एक जवान 2 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी धाराएं लागू हो जाती हैं। तो इन सब नियमों को देखते हुए और इन्हीं रूल को देखते हुए जो हमारे सैनिक हैं वो फ्री म्यूचुअल रिटायरमेंट ले लेते हैं। क्योंकि सेना में जब ऐसा रूल आता है तो काफ़ी सारी परेशानियां होती जवान को। सरकार की तरफ से वह आदेश पारित हो या ना हो, ऐसा नहीं है कि हर महीना सेना के लिए सरकार की तरफ से कोई आदेश पारित होता है। हमारे सेना अध्यक्ष की तरफ से भी कुछ आदेश पारित होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से कुछ आदेश पारित होते हैं, कमांड की तरफ से कुछ आदेश पारित होते हैं, जिसके डिप्रेशन में आकर के या घरेलू समस्याओं के चलते वह जवान फ्री म्यूचुअल
ले लेता है। फिर वो ये नहीं सोचता है कि हमको पेंशन कितनी मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। सबका यही कहना होता है कि हम 10-20 हज़ार रुपये की कहीं पर भी नौकरी करके और इतनी पेंशन के जो अभी हम ले रहा हूँ मौजूदा हालत में, पेंशन को मिला करके हम इतना पैसा लेते रहेंगे। तो इसी धारणा के साथ में वह प्री मैच्योर ले लेता है और घर आ जाता है। लेकिन सरकार की नज़र में वह एक गुनाह होता है। आज के समय की अगर बात करूं तो प्री मैच्योर लोग कितने जा रहे हैं, हालांकि लाइन लगी हुई है, लेकिन वैकेंसी न होने के कारण प्री मैच्योर रिटायरमेंट किसी को दिया भी नहीं जा रहा है। 2020 में जब कोरोना काल आया था उस समय से प्री मैच्योर पेंशन को बंद कर रखा है। अब क्या ये प्री मैच्योर खुलेगा या नहीं खुलेगा, अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। तो जो हकीकत है सेना में और वन रैंक वन पेंशन की जो हकीकत है वो हमने आपके साथ में शेयर की है। अगला वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जो हमारा 8 पे कमीशन है उसके ऊपर और जो हमारा डीए एरियल है उसके ऊपर। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी सैनिक भाइयों से लेता हूँ अनुमति। मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी सैनिक भाई, सैनिक परिवार के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।